हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी आपके साथ में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग 6 अगस्त टू 10 अगस्त तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, ये पूरी करंट अफेयर सीरीज टोटली एग्जाम ओरिएंटेड है। इसके अलावा इस पूरी करंट अफेयर सीरीज में हम लोग मध्य प्रदेश, इंडिया और वर्ल्ड की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर कर रहे हैं। एग्जाम ओरिएंटेड का मतलब क्या है कि ऐसे करंट अफेयर्स के टॉपिक्स जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, सिर्फ उन्हीं को इस लेक्चर में या इस सीरीज में डिस्कस किया जा रहा है। इसके अलावा ये पूरी सीरीज आपको डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक स्टेट पीएससी, एमपीएसआई फॉरेस्ट गार्ड, एसएससी रेलवे पुलिस एग्जाम या अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जिनमें करंट अफेयर्स एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हो, या ऐसे एग्जाम जिनमें करंट अफेयर्स आता हो, ऐसे सभी एग्जाम्स में ये करंट अफेयर सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और अगर आपको इस पूरी वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो स्टडी आपके साथ नाम का टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होकर वहां से आप पीडीएफ को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर यानी नहीं देखा है तो आप जरूर देखें। प्रत्येक भारतीय का ये कर्तव्य है कि वो जाने कि किस तरह के टॉपिक्स हमारे इंडिया में चल रहे हैं। और अगर आप एस्पिरेंट हैं तो आपको जरूर देखना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में आपको जानना चाहिए। क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड और किस पर बेस्ड है, ताकि जब भी कोई आपसे पूछे या कभी एग्जाम में आता है तो आपको सारी चीजें ए टू जेड पता हो। इसके अलावा अगर आपको ये पूरी सीरीज और हमारा एफर्ट या हमारा प्रयास अच्छा लगे तो आप डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक फेसबुक, व्हाट्सएप, कहीं पर भी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और हमें सपोर्ट करने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं क्विक रिवीजन की, यानी कि प्रीवियस लेक्चर का एक क्विक एनालिसिस देखने वाले हैं। फर्स्ट न्यूज अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, मैंने आपको उस समय भी बताया था, प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि आप इस पर 5 स्टार रेटिंग जरूर लगा लें, क्योंकि ये न्यूज अपने आप में इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपको किसी न किसी एग्जाम में, जो भी अपकमिंग एग्जाम होंगे आज से 1 साल तक के, आप माने कि उसमें किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है। इंडिया की टोटल टाइगर पॉपुलेशन 3925 हो जाने वाली है। कितनी है करेंटली? तो एवरेज मैंने आपको बताया था 3682 नंबर है इसका, 3682। और अब ये बढ़कर कितनी हो जाने वाली है? तो ये बढ़कर 6% के रेट से बढ़ रही है और 3925 करंट होने वाली है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और मैंने आपको बताया सबसे ज्यादा टाइगर पॉपुलेशन कहाँ है, तो स्टेट वाइज अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश की रैंक क्या है? फर्स्ट है। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश में टोटल 785 टाइगर्स मौजूद हैं। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था मध्य प्रदेश के अलावा सेकंड रैंक किसकी है, तो सेकंड रैंक की अगर हम लोग बात करें तो कर्नाटका राज्य की रैंक सेकंड है। और थर्ड जो स्टेट है उसका नाम मैंने आपको बताया था उत्तराखंड, उत्तराखंड। और यहाँ पर जो टाइगर पॉपुलेशन है वो कितनी है? 560। मुझे उम्मीद है कि कर्नाटका वाली पॉपुलेशन भी आपको याद होगी, 563। तो 785, 560। इसके अलावा मैंने एक और रॉ इन्फॉर्मेशन आपको दी थी, अगर आपसे पूछ लिया जाए किस नेशनल पार्क में या किस टाइगर रिजर्व में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, तो आपको बताना है कॉर्बेट, कॉर्बेट नेशनल पार्क में है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की अगर पूछ लिया जाए, मध्य प्रदेश ओवरऑल मैंने बताया इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कॉर्बेट नेशनल पार्क में है टाइगर्स की। इसके अलावा मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में सबसे ज्यादा टाइगर पॉपुलेशन है, तो मैंने आपको बताया था बांधवगढ़ के बारे में। ठीक है, तो वो आपको ध्यान रखना है, बांधवगढ़। ठीक है। इसके अलावा सेकंड है कान्हा, कान्हा। और थर्ड है आपकी पेंच। इस पर टाइगर पॉपुलेशन पर जरूर प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। बांधवगढ़ में मैंने आपको बताया था 135। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कान्हा में 105 और पेंच में 77 टाइगर्स मौजूद है करेंटली। तो ये पॉपुलेशन वाला जो हिस्सा है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा करेंटली सेंटर ने लॉन्च किया है उल्लास नाम का एक मोबाइल एप्लीकेशन, जो कि क्या करने वाला है? लिटरेसी पर बेस्ड है, या आप ऐसा कहें कि लिटरेट करने के लिए, भारत की जनसंख्या को लिटरेट या साक्षर बनाने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, जिसका नाम क्या है? उल्लास। जिसका फुल फॉर्म क्या है? अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये वाली बात आपको पता होगी और प्रीवियस लेक्चर से आप सारी चीजों को जरूर देखेंगे। इसके अलावा थर्ड न्यूज हमने कवर की थी कि डेथ एनिवर्सरी रिसेंटली मनाई गई लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी की, जिन्हें वैलेंटाइन किरोल ने क्या कहा है? इन्हें वैलेंटाइन किरोल ने क्या कहा था? फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, अनरेस्ट। ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था इनकी डेथ एनिवर्सरी कब है, तो डेथ एनिवर्सरी आपको पता होनी चाहिए 1 अगस्त, 1 अगस्त 1920 को, 1920 को इनकी डेथ हुई। और जन्म कब हुआ था? तो 23 जुलाई, 23 जुलाई 1856, 1856 में इनका जन्म हुआ था।
ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि इनके बारे में और भी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का एक फ़ेमस स्लोगन आपको पता होना चाहिए, फ्रीडम इज़ माय बर्थराइट एंड आई शैल हैव इट। बेलगाम सेशन 1956 और इन्होंने होम रूल लीग की भी स्थापना की थी 1916 में। तो ये वाली बातें भी आपको पता होनी चाहिए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। तो नेक्स्ट न्यूज़ हमने देखी थी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली द्रौपदी मुर्मू जी ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया है उन्मेष और उत्कर्ष नाम का फेस्टिवल। कहाँ? भोपाल में। भोपाल में ये फेस्टिवल का इनॉग्रेशन किया गया राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। अगर बात करें उन्मेष क्या है, तो उन्मेष की अगर हम लोग बात करते हैं, ये इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल है। ध्यान रखना है, लिटरेचर फेस्टिवल है ये, फेस्टिवल है। इसके अलावा अगर उत्कर्ष की बात करें तो ये फोक फेस्टिवल है। ठीक है, तो आपको ये वाली बात भी ध्यान रखना है। कहाँ इनॉग्रेशन किया गया? भोपाल में किया गया। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। नेक्स्ट न्यूज़ है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने रिसेंटली यूएनएफपीए के साथ मिलकर एक चैटबॉट लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है? जस्ट आस्क। जस्ट आस्क यानी कि खुल के पूछो। तो जो भी इंफॉर्मेशन है, इसका गोल क्या है? तो जस्ट आस्क नाम का एक चैटबॉट लॉन्च किया है मध्य प्रदेश सरकार ने और इसका मेन एम क्या है? जानकारी प्रोवाइड करना, चाहे वो किसी भी लेवल पर हो। अगर बात करें स्पेशली किस लिए ये लॉन्च किया गया है, तो इसका मेन उद्देश्य क्या है? इसका मेन उद्देश्य है सोशल इश्यूज और सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ, साथ ही साथ राइट्स को टारगेट करते हुए, या इसके बारे में होलिस्टिक इंफॉर्मेशन आपको हो और अगर आप जानना चाहते हैं तो आप इस चैटबॉट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट न्यूज़ हमने देखी थी जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है जस्टिस जी रोहिणी कमीशन ने रिसेंटली सबमिट की है रिपोर्ट। किस बेसिस की? तो सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी। अगर बात करें ओबीसी की कैटेगराइजेशन को लेकर कितनी बार कमीशन बनाया जा चुका है यानी बैकवर्ड क्लासेस के लिए, तो सबसे पहले आया था केलकर कमीशन, कालेकर, या आप कहें कालेलकर कमीशन। कालेलकर कमीशन की सबसे पहले बात की गई। कब ये कमीशन आया? 1953 में। इसके अलावा सेकंड कमीशन आया है मंडल कमीशन, मंडल कमीशन, और ये मंडल कमीशन आया है 1980 में। साथ ही साथ थर्ड कमीशन आपको ध्यान रखना है जो कि बैकवर्ड क्लासेस से रिलेटेड है, वो है जी रोहिणी कमीशन। एज इट इज इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली इसने रिपोर्ट सबमिट की है जिसमें सब कैटेगराइजेशन किया गया है ओबीसी, ओबीसी कम्युनिटीज में कुछ और ट्राइब्स को भी इंक्लूड किया गया है ना। चलिए बात करते हैं आज के नए करंट अफेयर्स के टॉपिक्स के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी, या करंट अफेयर्स का जो भी लेक्चर है, अगर कहीं पर भी आपको किसी भी तरह का डाउट है और कुछ सजेशन आप सुझाव देना चाहते हैं इंप्रूवमेंट के लिए, तो आप जरूर दें। ठीक है, चलिए बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज, ये आपको पता होनी चाहिए एज अ इंडियन। वो ये है कि 6 अगस्त 1945, मैंने आपको रिसेंटली जॉन ओपेनहेमर के बारे में बताया था। वो क्या है? फादर ऑफ एटॉमिक बम, मैंने आपको बताया था। और 1945 6 ऑफ अगस्त को यूएस ने बम ड्रॉप किया था, जिसको आप एटॉमिक बम के नाम से जानते हैं। कहाँ? जापान की एक सिटी जिसका नाम है हिरोशिमा। मुझे उम्मीद है कि आप ये वाली बात जानते होंगे और आपने सुनी होगी एटलीस्ट। 6 अगस्त 1945 को एक अमेरिकी बम वर्षक ने जापान के हिरोशिमा शहर पर लिटिल बॉय, क्या नाम था? लिटिल बॉय नाम का एक बम गिराया, एटॉमिक बम गिराया। कहाँ? हिरोशिमा में। और बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पर डेथ हुई। इसके अलावा दूसरा बम गिराया फैटमैन के नाम से। तो देखिए, दो बम है, एक है आपका लिटिल बॉय, फैटमैन। तो लिटिल बॉय कहाँ गिराया गया है? हिरोशिमा, जापान के हिरोशिमा शहर में। जबकि दूसरा बम कहाँ गिराया गया? नागासाकी में, जिसका नाम क्या था? फैटमैन। एज इट इज इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है और पूछा जा सकता है। ठीक है, इस पूरे एक्सप्लोजन में लगभग कितनी ज्यादा डेथ हुई है? तो 80,000 लोगों की डेथ हुई है, एज इट इज मारे गए हैं, और 40,000 लोग नागासाकी में मारे गए हैं। साथ ही साथ इसका इम्पैक्ट कई वर्षों तक लगातार रहा है, लगभग 30 सालों तक, लगभग 30 से 40 सालों तक इसका इम्पैक्ट रहा। वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो सफर करती रही किसी ना किसी डिजीज से, क्योंकि ये बॉम्ब अपने आप में इतना ज्यादा विध्वंसक है जिससे कि पूरा का पूरा शहर हिरोशिमा और नागासाकी, पूरा का पूरा शहर डिस्ट्रॉय हो गया, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ अगले वर्षों में विस्फोट के विकिरण के संपर्क में आने और विस्फोटों के बाद हुई काली बारिश के कारण हजारों लोग मारे गए। वो काली बारिश के कारण हजारों लोग मारे गए। ये जो आपको इमेज दिख रही है, ये जो धुआं है, ये क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा पोल्यूशन मौजूद था, और यही बादलों, जब बारिश हुई तो कई जगह में क्षेत्रों में फैला, और वो बारिश का पानी
इस वजह से वहाँ की पॉपुलेशन लगातार 30 से 40 सालों तक सफ़र करती रही। हमले के दीर्घकालिक प्रभावों में जन्म दोष, कुपोषण, कैंसर और अन्य बीमारियाँ शामिल थी। तो आप देख रहे हैं, इसका दीर्घकालिक प्रभाव यानी कि लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट क्या रहा कि जन्म दोष यानी कि जन्म से ही लोगों में या व्यक्तियों में जो बच्चे पैदा हो रहे थे, वो किसी न किसी बीमारी से ग्रसित थे। वो कुपोषण का शिकार हो रहे थे, कैंसर जैसी घातक बीमारियाँ उन्हें हो रही थीं। बहुत ज़्यादा डिज़ीज़ेज़ का सामना वहाँ की पॉपुलेशन कर रही थी उस समय। इस बमबारी ने द्वितीय विश्व युद्ध के अंत को चिन्हित किया और इसी बमबारी के कारण सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ, जिसमें जापान ने 14 अगस्त 1945 को मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण कर लिया। यानी कि अलाइज के सामने सफर या सरेंडर किसने किया? जापान ने सरेंडर किया। कब? ऑफिशियली 14 अगस्त 1945। तो आपसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा? एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ? 14 अगस्त 1945 आफ्टर सरेंडरिंग जापान। इसके बाद अलाइज की बात के बारे में बात करें तो अलाइज आर वर वन ऑफ द टू मेजर alliances during World War II led by Great Britain, United States and Soviet Union. अलाइज की अगर बात करें इसमें कौन कौन सा संगठन था? तो ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन। जबकि एक्सिस की बात करें तो एक्सिस में जर्मनी, इटली और जापान। जिनको नहीं समझ में आ रहा है मैं उनको बताता हूँ। देखिए दो साइड थी। एक सिंपल सी बात है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है ये। हम लोग क्या कह रहे हैं? हम लोग ये कह रहे हैं, एक अच्छा सा पेन कोशिश करते हैं लेने की। ये इतना प्रभावशाली नहीं होगा, मुझे उम्मीद है कि ये बिल्कुल दिख रहा होगा। तो एक साइड है, एक साइड की पॉपुलेशन जो है वो जो पॉपुलेशन है, एक साइड आपको देखने को मिलते हैं अलाइज। एलाइज एलाइज में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो 3 देश मेजर रूप से हिस्सा ले रहे थे, जिसमें से आपका एक है ब्रिटेन, दूसरा है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका और तीसरा है आपका सोवियत यूनियन, जिसे आप आज के समय पर रशिया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट दूसरे ग्रुप में कौन था? तो दूसरे ग्रुप में आपको एक बहुत बड़ी मेजर कंट्री देखने को मिलेगी। वो क्या है? उसका नाम क्या है? जापान। जापान, ठीक है। इसके अलावा इटली इटली और जर्मनी। आप अगर वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको ये वाली बातें आपस में और अच्छे से समझ में आएंगी। तो इन 2 ग्रुपों के बीच में बैटल हो रहा था, जिसमें से जीतता कौन है? एलाइज जीतते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है। जापान, इटली और जर्मनी ने पार्टिसिपेट इसलिए किया था क्योंकि इटली और जर्मनी पर ब्रिटेन और ब्रिटेन बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहे थे। वहाँ का पूरा प्रशासन लगभग इन्हीं के कंट्रोल में था उस समय पर। इस वजह से ये भी शामिल हुए एक्सिस बनकर। इन्हें एक्सिस कहा गया, इन्हें एलाइज कहा गया। तो इन दोनों के बीच में आपस में युद्ध हुआ और कब खत्म हुआ ये? तो 14 अगस्त 1945 को। अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री की सीरीज चाहते हैं तो आप जरूर बताएं, वर्ल्ड हिस्ट्री को हम लोग पूरी तरह से डिटेल में कवर करने की कोशिश जरूर करेंगे, अगर आपकी इच्छा है तो। ठीक है, तो इस पर भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर हम लोग कुछ वीडियो जरूर ला सकते हैं अगर आप चाहें तो। चलिए बात करते हैं फिलहाल नेक्स्ट करंट अफेयर्स के बारे में। सेकंड जो हमारा करंट अफेयर है अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उन एस्पिरेंट्स के लिए जो कि एमपीपीएससी या फिर यूपीएससी या फिर अदर कोई स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं तो। एमपीपीएससी, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वनडे एग्जाम को हम लोग एक बार स्किप कर सकते हैं इस न्यूज़ के लिए, और एमपीएसआई को भी आप अब इंक्लूड कर सकते हैं। तो इस पर्सपेक्टिव से ये करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली हुआ क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, टोटल अगर हम लोग बात करें महारत्न कंपनी की, तो महारत्न टोटल कितनी कंपनियां हैं? तो अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा महारत्न कंपनीज की, तो महारत्न टोटल 12 कंपनियां थी। लेकिन अब एक और इंक्लूजन हुआ है, और वो कंपनी कौन सी है? तो टोटल महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त करने वाली टोटल कितनी कंपनीज है? टोटल अब हो गई है 13। ध्यान रखना है 13 है। 13th नंबर की जो कंपनी है वो क्या है? ऑयल इंडिया लिमिटेड। दरअसल ऑयल इंडिया लिमिटेड इसके पहले नवरत्न कंपनी में नवरत्न का दर्जा रखती थी, लेकिन अब करेंटली यह इसे महारत्न कंपनी का स्टेटस या दर्जा मिल गया है। तो एज इट इज आप ध्यान रखेंगे। आपसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा मैं आपको बताता हूँ, सिंपल सा है। इनमें से कौन सी, आपकी 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से आप प्रश्न पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी कंपनी को महारत्न का दर्जा मिला हुआ है। आपको ध्यान रखना है रिसेंट में किसे मिला है? ऑयल इंडिया लिमिटेड। कंफ्यूजन जरूर होगा इसलिए मैं बोल रहा हूँ ऑयल इंडिया लिमिटेड, आपको एज इट इज ध्यान रखना है। ठीक है, सिंपल सी बात है। 13th महारत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। तो आपको जिनको लग रहा हो कि हिंदी से ये कंटेंट नहीं है तो परेशान नहीं होना है, आगे हिंदी से भी यही सारी बातें यहाँ पे मौजूद है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर बात करें ऑयल इंडिया लिमिटेड ने को मिला है महारत्न कंपनी का दर्जा, जबकि एक और कंपनी है जिसका नाम क्या है? ओएनजीसी विदेश लिमिटेड। तो दूसरी कंपनी कौन सी है?
उस पर भी हम लोग आ जाते हैं। ONGC, ONGC विदेश, विदेश लिमिटेड, एक सेकंड, लिमिटेड। अगर इसके शॉर्ट फॉर्म की बात करें तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? OVL। आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे कहीं पे देखने को मिलेगा OVL, आपको देखने को मिल रहा है। ये जो OVL है ये 14th नंबर की नवरत्न कंपनी बन गई है। कौन से नंबर की? 14th नंबर की नवरत्न कंपनी बन गई है। एज इट इज इंपॉर्टेंट है। आगे आपको पता चलेगा कि किन कंपनियों को दर्जा मिलता है। हालांकि मैंने आपको बता दिया है, प्रीवियसली भी मैंने आपको समझाया है जब भी इसके बारे में बात आई है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि किन कंपनियों को नवरत्न का दर्जा मिलता है और किन कंपनियों को महारत्न कंपनी का दर्जा मिलता है या स्टेटस मिलता है। इस पर हम लोग बात ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन आप चाहेंगे तो आपको इस पीडीएफ में वो सारी बातें मौजूद है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो दो कंपनियां आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि एग्जाम पर्सपेक्टिव से हम लोग बात कर रहे हैं अभी। तो दो चीजें इंपॉर्टेंट है। एक है आपकी ऑयल इंडिया लिमिटेड। ऑयल इंडिया लिमिटेड को महारत्न कंपनी का दर्जा मिला है और टोटल महारत्न कंपनीज कितनी हो गई है? 13, टोटल 13 हो गई हैं। इसके अलावा दूसरी न्यूज क्या आप ध्यान रखेंगे? दूसरी न्यूज आप ध्यान रखेंगे, ओवीएल नाम की एक कंपनी है जिसका नाम फुल फॉर्म है ONGC विदेश लिमिटेड। इसे इसे नवरत्न कंपनी का दर्जा रिसेंटली दिया गया है और टोटल नवरत्न कंपनियां कितनी हो गई हैं? 14th हो गई हैं। तो एज इट इज आप ध्यान रखेंगे। अगर बात करें थोड़ा सा इसकी डिटेलिंग पर आते हैं, हिंदी मीडियम वाले भी हैं। OIL, ऑयल इंडिया लिमिटेड ने 2010 में नवरत्न का दर्जा हासिल किया। यह BHEL यानी भेल, BPCL, ठीक है, CIL, गेल, HPCL, IOCL, NTPC, ONGC, FPC, पावर ग्रिड, RECL, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सेल के साथ जुड़ने वाली ये कंपनी थी। इसके अलावा फाइनेंस मिनिस्टर ने रिसेंटली अप्रूव किया था ONGC विदेश लिमिटेड को एज अ नवरत्न CPSE। मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें, जितनी बातें इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको बता दी है। और नवरत्न का दर्जा किसी कंपनी को बढ़ी हुई वित्तीय और परिचालन स्वतंत्रता प्रदान करता है और उसे सरकारी मंजूरी के बिना एक ही परियोजना पर 1000 करोड़ या उसकी कुल संपत्ति का 15% तक निवेश करने का अधिकार देता है। अगर बात करें CPSE, OVL, ONGC 14th नंबर की नवरत्न कंपनी है और महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त करने के लिए कंपनी का औसत कारोबार लगभग कितना होना चाहिए? तो अगर किसी कंपनी को महारत्न का दर्जा प्राप्त करना है तो 25,000 करोड़ का कारोबार औसत होना चाहिए या उससे अधिक होना चाहिए। औसत वार्षिक शुद्ध संपत्ति 15,000 करोड़ से अधिक और पिछले वर्ष के दौरान कुल या शुद्ध लाभ 5,000 करोड़ से अधिक होना चाहिए, तब जाकर उसे या उस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा मिलता है। यानी सिंपल सी बात है, आपका एवरेज टर्नओवर, एवरेज जो पूरा कारोबार है, टर्नओवर, वो लगभग 25,000 करोड़ का होना चाहिए या उससे अधिक होना चाहिए। टोटल संपत्ति कितनी होनी चाहिए? टोटल आपकी वार्षिक शुद्ध संपत्ति कितनी होनी चाहिए? वो है 15,000 करोड़ या उससे अधिक। और पिछले वर्ष के दौरान शुद्ध लाभ यानी प्योर प्रॉफिट कितना होना चाहिए? 5,000 करोड़ या उससे अधिक, तब उसे या उस कंपनी को दर्जा मिलता है। अगर बात करें ऑयल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कब इनकॉर्पोरेट की गई, तो ऑयल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 18 फरवरी 1959 को इनकॉर्पोरेट हुई। ठीक है, कहां पर? तो नहरकटिया और मोरन में तेल क्षेत्रों को का विस्तार करने के लिए उस समय इसकी खोज की गई थी या इसको बनाया गया था। 1961 में ये एक जॉइंट वेंचर करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ और बुरहान ऑयल कंपनी लिमिटेड यूके के साथ, और 1981 में ये बन जाती है होली ओन्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज, यानी कि ये OIL पूरी तरह से भारत सरकार का इस पर स्वामित्व हो जाता है, यानी पूरी ये कंपनी भारत सरकार की हो जाती है 1981 में। द महारत्न स्कीम वाज इंट्रोड्यूस कब हुई? तो महारत्न स्कीम इंट्रोड्यूस हुई 19th of May 2010। तो 2010 में महारत्न जैसी कोई स्कीम इंट्रोड्यूस हुई इन ऑर्डर टू एम्पावर देम टू एक्सपैंड देयर ऑपरेशन एंड इमर्ज एज ग्लोबल जायंट, यानी कि वैश्विक दिग्गजों के साथ कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने के लिए या पूरे वर्ल्ड को कैटर करने के लिए, वर्ल्ड में विस्तार करने के लिए अपनी कंपनी का इस महारत्न कंपनी का जैसा स्टेटस कुछ बनाया गया। तो ये वाली बात भी आपको पता होनी चाहिए। इसका महारत्न स्टेटस मिलने से उस कंपनी, वो कंपनी का जो दर्जा है वो पूरे वैश्विक स्तर पर यानी वर्ल्ड के लेवल पर बहुत अच्छा बन जाता है। इस वजह से ये दर्जा दिया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की। नेक्स्ट न्यूज है मॉनिटरिंग ऐप फॉर सीमलेस इंस्पेक्शन, मासी। मासी नाम का एक नया ऐप इंट्रोड्यूस किया गया है। रिसेंटली मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इन्फॉर्म द राज्यसभा अबाउट मासी पोर्टल। मासी का फुल फॉर्म क्या है? एज इट इज ध्यान रखेंगे, मॉनिटरिंग ऐप फॉर सीमलेस इंस्पेक्शन
was developed for synchronous monitoring of child care institutions and their inspection mechanism across the country. सिंपल सी बात है, इस ऐप की मदद से जितने भी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस हैं, जो मतलब ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूशंस ऐसे इंस्टीट्यूशन जो कि चाइल्ड केयर पर बेस्ड हैं या चाइल्ड केयर कर रहे हैं, बच्चों का रख-रखाव कर रहे हैं, बच्चों की देखभाल कर रहे हैं, उनका इंस्पेक्शन करने के लिए सीसीआई की मदद से, किसकी मदद से? सीसीआई की मदद से ये पर्टिकुलर ऐप लॉन्च किया गया है, जिसका नाम क्या है? मासी। इसके अलावा नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एनसीपीसीआर को डेवलप किया है इस ऐप को। Effective and efficient functioning of mechanism for inspection of CCIs provided under the Juvenile Justice Act 2015 as amended in 2021 2015 का जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है उसे रिसेंटली अमेंड किया गया है 2021 में, और ये पूरी इफेक्टिव और इफिशिएंट फंक्शनिंग चाइल्ड की ओवरऑल ग्रोथ के बारे में या किस तरह के प्रावधान होंगे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में, ये सारी चीजें इनकॉर्पोरेट करता है। This app is linked to the monitoring portal where the automatic reports are generated। इस पूरे पोर्टल में ऑटोमेटिक रिपोर्ट्स भी जनरेट की जा सकेंगी। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। सिंपल सी न्यूज़ है, ये न्यूज़ है कि मासी नाम का एक एप्लीकेशन है, मॉनिटरिंग ऐप फॉर सीमलेस इंस्पेक्शन, फुल फॉर्म है। इसका यूज़ किस लिए किया जाएगा? तो देश भर के जितने भी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी कि अगर बात करें हिंदी में तो बाल देखभाल संस्थान, यानी कि बच्चों की देखभाल करने वाले जितने भी संस्थान हैं, उनका इंस्पेक्शन करने के लिए, है ना, उन पर नजर रखने के लिए एक पर्टिकुलर ऐप लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? तो एनसीपीसीआर, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट के द्वारा ये ऐप लॉन्च किया गया है या डेवलप किया गया है। और ये ऐप चाइल्ड केयर के बारे में सारी जानकारी देगा और सारी रिपोर्ट्स भी इसी ऐप के माध्यम से होगी, और यही ऐप मॉनिटर भी करेगा उन सभी इंस्टीट्यूशंस को। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। इसके अलावा अगर हम लोग थोड़ा सा बात करें, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, यह एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये इंपॉर्टेंट है, किसके लिए इंपॉर्टेंट है? एमपीपीएससी के स्टूडेंट के लिए। एमपीपीएससी वाले स्टूडेंट इसे ध्यान से देखें, अगर आपके पास ये नोट्स में नहीं है तो इसे आप अपने कॉपी में जरूर लिखें। ठीक है, तो एनसीपीसीआर यानी कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, ठीक है, चाइल्ड राइट, यह एक संसद अधिनियम बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2005 के द्वारा स्थापित एक वैधानिक आयोग है या वैधानिक निकाय है। यह महिला और बाल विकास मंत्रालय के तत्वाधान में काम करता है। सदस्य की बात करें यानी कितने मेंबर्स होंगे? एक चेयरपर्सन जो कि प्रतिष्ठित व्यक्ति हो और उसने बच्चों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए काम किया हो। तो मेंबर कौन सा होगा? एक चेयरपर्सन होगा जो कि जिसने बच्चों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन प्रमोटिंग द वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, तो इस पर्सपेक्टिव से अगर किसी मेंबर ने काम किया है तो उसे चेयरपर्सन बनाया जाएगा। 6 अदर मेंबर्स होंगे, तो एक आपका चेयरपर्सन हो गया और 6 मेंबर्स हो गए। तो ये स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना है। केंद्र सरकार द्वारा 6 सदस्यों की नियुक्ति की गई। टोटल 6 मेंबर्स की नियुक्ति कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, आउट ऑफ विच एटलीस्ट एक्सपीरियंस इन एजुकेशन, चाइल्ड हेल्थ, जुवेनाइल जस्टिस, एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर, चाइल्ड साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी, लॉ रिलेटेड टू चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों से रिलेटेड जितने भी कानून होते हैं, है ना, बच्चों की चाइल्ड हेल्थ, एजुकेशन या बच्चों से रिलेटेड जितने भी वर्क्स हैं, उनमें इन मेंबर्स ने अपनी भूमिका अगर निभाई होगी तो वो मेंबर बन सकते हैं या मेंबर के लिए बनने के लिए एलिजिबल होंगे। इनका अपॉइंटमेंट कौन करेगा? तो इनका अपॉइंटमेंट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन अपॉइंटमेंट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। कितने टर्म के लिए? तो इनका टेन्योर है 3 साल के लिए, तो 3 साल के लिए इन्हें अपॉइंट किया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। ये बिल्कुल सिंपल सी बात है, क्योंकि बाल अधिकारों का हनन हो रहा था, लगातार हनन हो रहा था। इस वजह से एक आयोग की स्थापना की गई थी 2005 में, है ना, चाइल्ड राइट जिसे आप कहते हैं कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, 2005 में इसकी स्थापना की गई। यह एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। साथ ही साथ इसमें कितने मेंबर होंगे? तो एक चेयरपर्सन होगा और 6 मेंबर। इनकी नियुक्ति कौन करेगा? तो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार इनकी नियुक्ति करेगी। इसके अलावा दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है? अगली इंफॉर्मेशन आप ध्यान रखेंगे कि इनकी नियुक्ति 3 सालों के लिए की जाएगी। तो इस स्लाइड में जितनी भी चीजें थी मैंने आपको बता दी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज के बारे में। नेक्स्ट न्यूज भी अपने आप में रिसेंटली बहुत इंपॉर्टेंट और हाईलाइटेड न्यूज है। ये मैंने आपको कई बार बताया था, ये जो पर्सन है ना, ये पर्सन कभी इस पर्सन को अंडरएस्टिमेट नहीं किया जा सकता। ये एक भारत का एक नायाब खिलाड़ी है, जिसने हर जगह अपना परचम लहराया है और भारत का नाम ऊंचा किया है। इनका नाम है क्या? इनका नाम है, आप सभी को पता है, जेवलिन थ्रोवर है।
इनका नाम क्या है? आप सभी को एज इट इज पता होगा, इनका नाम है नीरज चोपड़ा। 7 अगस्त को रिमार्केबल चैप्टर इन इंडियन एथलेटिक हिस्ट्री हुआ, यानी कि 7 अगस्त को नीरज चोपड़ा साहब ने टोक्यो ओलंपिक में आप सभी को पता होगा, टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा साहब जो कि 23 साल के हैं मात्र, इन्होंने जेवलिन थ्रो में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया। और कितने मीटर इन्होंने जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंका था? तो फिर 87.58 मीटर, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड बना। और इसी बात से प्रेरित होकर इस पर्टिकुलर डे यानी कि 7 अगस्त को जेवलिन थ्रो डे मनाया जाने लगा। ठीक है, तो किसने फेंका था? तो आप सभी को पता होगा, नीरज चोपड़ा साहब। और ये तीसरा जेवलिन थ्रो दिवस था, है ना? तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाली बात पता होगी कि 7 अगस्त को प्रत्येक साल जेवलिन थ्रो डे मनाया जा रहा है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें आप ध्यान रखेंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज के बारे में। नेक्स्ट न्यूज है एक्सरसाइज मालाबार 2023 के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। 31st एडिशन इसका रिसेंटली हुआ। ठीक है, कहाँ? सिडनी में। तो सिडनी कहाँ है? आप सभी को पता होगा, ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया में एक शहर है सिडनी, वहां पर ये एक्सरसाइज पर्टिकुलरली परफॉर्म की गई। ये स्टार्ट कब हुई थी? 1992 में स्टार्ट हुई थी, और अब इस साल इसका कौन सा एडिशन है? 31st एडिशन है। ये बायलैटरल एक नेवल एक्सरसाइज है इंडिया और यूएस नेवी के बीच में। आप सभी को ये वाली बात पता होनी चाहिए। ये किन दो देशों के बीच में की एक्सरसाइज है? इंडिया एंड यूएस। अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। एज इट इज प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, एक्सरसाइज मालाबार किन दो देशों के बीच की एक बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज है? आपको बताना है इंडिया और अमेरिकन नेवी के बीच में। इसके अलावा ये कब स्टार्ट हुई? 1992 में स्टार्ट हुई, और 31st एडिशन रिसेंटली कहाँ हुआ? सिडनी में 11 से 21 अगस्त के बीच में होने वाला है। अगर बात करें, ये एक्सपैंड हुआ, it was expanded into a trilateral format with the inclusion of जापान, और इसमें जापान भी इंक्लूड हुआ। एक्सपैंड करता है 2007 में एक्चुअली में, जिसमें जापान, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं, और जापान एक परमानेंट पार्टनर बनता है 2015 में। तो टोटल कितनी कंट्रीज हो गई इसमें? तो एक्सरसाइज मालाबार में स्टार्ट हुई थी ये 1992 में इंडिया और यूएस के बीच में, लेकिन बाद में इसका एक्सपेंशन हुआ, जिसमें कौन कौन सी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं? तो एक हो गई आपकी जापान जो कि 2015 में मेंबर बनी। इसके पहले सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया पार्टिसिपेट कर रहे थे 2007 में। तो ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप ये बात समझ पाएंगे कि परमानेंट पार्टनर जापान बनता है 2015 में, लेकिन उसके पहले सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया। तो टोटल कितनी कंट्रीज हो गई? एक हो गई आपकी इंडिया, दूसरी हो गई आपकी यूएस, तीसरी हो गई आपकी जापान, फोर्थ है सिंगापुर, और फिफ्थ है ऑस्ट्रेलिया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाली बातें समझ में आई होंगी। इसका एम क्या है? इसका एम, अगर हम इसके एम की बात करें यानी उद्देश्य की बात करें, तो इसका उद्देश्य है खुले और समावेशी इंडो पैसिफिक के लिए समन्वय करना। यह वार्षिक रूप से हिंद महासागर और प्रशांत महासागरों के बीच में वैकल्पिक रूप से होता है। यानी कि इसका अभ्यास इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज का अभ्यास जो है, ठीक है, इस एक्सरसाइज का अभ्यास आपसी नौसेना को और प्रबल बनाने के लिए किया जाता है। चलिए, इसके अलावा अगर बात करें कुछ क्वाड नेशंस की या क्वाड एक्सरसाइज, तो क्वाड में कौन कौन से देश आते हैं? तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और जापान, ये क्वाड मेंबर्स हैं। इनका एस्टैब्लिशमेंट 2007 में किया गया, और इनका जो आइडिया है, द आइडिया ऑफ क्वाड वाज फर्स्ट मोटेड बाय फॉर्मर जापानीज मिनिस्टर शिंजो आबे। किसने ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया था? तो प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे ने फॉर्म किया था। क्वाड नाम का जो 4 नेशन अलायंस है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और जापान के बीच में। अदर एक्सरसाइजेस भी क्वाड कंट्रीज की मैं आपको बता देता हूं। इंडिया और जापान की जाइमेस, सिन्यूयू मैत्री एयरफोर्स एक्सरसाइज है, धर्मा गार्जियन एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। ये आपको ध्यान रखना है, इंडिया और जापान की ये तीनों एक्सरसाइजेस हैं। अगर इंडो यूएस की बात करें या इंडिया यूएस की बात करें, तो युद्ध अभ्यास वज्र प्रहार, स्पिटिंग कोबरा, संगम, रेड फ्लैग, कोप इंडिया, ये पर्टिकुलरली इंडिया और यूएस के बीच की एक्सरसाइज है। अगर बात करें इंडिया ऑस्ट्रेलिया की, तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया की अगर हम लोग बात करें, तो ऑसिन इंडेक्स मैरीटाइम एक्सरसाइज है, ऑस्टा हिंद और पिच ब्लैक।
तो मुझे उम्मीद है कि ये वाली बातें आप ध्यान रखेंगे। ये पर्टिकुलरली क्वाड कंट्रीज की एक्सरसाइज है, एक इंडिया जापान की, एक इंडो यूएस की, और तीसरी हमने बता दी इंडिया ऑस्ट्रेलिया की। जितनी क्वाड कंट्रीज की एक्सरसाइज है सबको एक साथ हमने यहाँ पर देख लिया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाली बातें समझ में आई होंगी, और ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। जितनी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, आपको किसी ना किसी एग्जाम में जरूर मदद कर सकती है। इसके अलावा नया कोविड वेरिएंट आया जिसका नाम है आयरिस या एरिस, कोई लोग पढ़ते हैं, कुछ कुछ लोग। ये सबसे पहले कहाँ देखा गया? तो यूके में इसकी संख्या सबसे ज्यादा देखने को मिली। हालांकि इंडिया में भी इसके केसेस देखने को मिल गए हैं। महाराष्ट्र में सबसे पहले ये देखने को मिले हैं। तो एक नया कोविड वेरिएंट है, आपको ध्यान रखना है, एरिस। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट न्यूज है अपने आप में इंपॉर्टेंट, वो क्या है? ल्यूना 25 स्पेसक्राफ्ट रशिया। तो रशिया ने भी एक स्पेसक्राफ्ट भेजा है मून एक्सप्लोरेशन करने के लिए। तो चंद्रमा पर एक्सप्लोरेशन करने के लिए जिस तरह से चंद्रयान भेजा गया, चंद्रयान भेजा गया, चंद्रयान 3 इंडिया के द्वारा, उसी तरह से रशिया ने भेजा एक स्पेसक्राफ्ट जिसका नाम क्या है? ल्यूना 25। अगर बात करें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का कौन सा स्पेसक्राफ्ट है, तो उसका नाम क्या है? आर्टेमिस। ध्यान रखना है, आर्टेमिस। ये भी स्पेसक्राफ्ट किसका है? यूनाइटेड स्टेट्स का, जिसने चंद्रमा पर एक्सप्लोरेशन वर्क अपना परफॉर्म किया है। इसके अलावा चाइना की बात करें तो चाइना का जो स्पेसक्राफ्ट है उसका नाम क्या है? चांग ए प्रोजेक्ट। तो ये पर्टिकुलर बात आप ध्यान रखेंगे। तो इसके स्पेसिफिकेशंस आपको यहाँ पर जरूर देखने को मिल जाएंगे, इन स्पेसिफिकेशन पर आप ना जाएं, इनकी जरूरत आपको नहीं है। आपको पढ़ना है तो आप जरूर पढ़ लें, लेकिन इस पर आप ज्यादा परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है। पहला चंद्र मिशन है रूस 11 अगस्त को, लगभग आधी सदी में अपना पहला चंद्र लैंडिंग लॉन्च करने के लिए ये तैयार है। लूना, इट इज डिजाइंड एज अ लूना ग्लोब लैंडर विच इज अ रशियन लूनर लैंडर मिशन। इट इज टारगेटेड टू द साउथ पोलर रीजन ऑफ मून। यह भी मिशन, ये यानी कि रशिया का जो स्पेस क्राफ्ट है लूना 25 जिसे चंद्रमा पर भेजा गया है, ये भी चंद्रमा के साउथ पोल का एक्सप्लोरेशन करने वाला है, यानी दक्षिणी ध्रुव का एक्सप्लोरेशन ये करने वाला है। ठीक है, इसमें पर्टिकुलरली कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स लगे हैं, किस तरह से ये ऑपरेट करेगा, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में दी हुई है। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें आप जरूर पढ़ लेंगे। बाकी जो चीजें इंपॉर्टेंट थी वो ये है कि इंडिया का जो मिशन है चंद्रमा का, वो है चंद्रयान 3, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, चंद्रमा पर एक्सप्लोरेशन करने के लिए। इसके अलावा नेक्स्ट रशिया का स्पेस क्राफ्ट आपको ध्यान रखना है, ल्यूना 25। अगर बात करें यूएस का स्पेस क्राफ्ट, वो है आपका आर्टेमिस, और चाइना का है चांगजे प्रोजेक्ट। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। और हम लोग अब बात करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन की। हमारा फर्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज रिसेंटली गॉट महारत्न स्टेटस। तो इनमें से कौन सी ऐसी कंपनी है जिसे रिसेंटली महारत्न का स्टेटस मिला है? इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में देंगे। और टोटल कितनी महारत्न कंपनी है उनके बारे में भी आप जरूर लिखेंगे कमेंट सेक्शन में। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर लिखेंगे, क्योंकि आप जितनी बार चीजें लिखेंगे उतनी बार आपको चीजें लंबे समय तक याद रहेंगी। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज इनॉग्रेटेड उन्मेष इंटरनेशनल लिटरेट फेस्टिवल एंड उत्कर्ष फेस्टिवल ऑफ फोक एंड ट्राइबल परफॉर्मिंग आर्ट इन विच स्टेट। तो किस राज्य में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इनॉग्रेट किया है दो फेस्टिवल, उन्मेष और उत्कर्ष नाम के दो फेस्टिवल का इनॉग्रेशन किया गया है? आपको बताना है इसका जवाब कमेंट सेक्शन में। मुझे उम्मीद है कि आपसे ये प्रश्न जरूर बन जाएंगे। अगर आपका किसी भी तरह का डाउट है तो आप इन सोशल मीडिया हैंडल्स, इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, इसको स्कैन करके डायरेक्ट आप जुड़ सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम पर आप हमसे जुड़ सकते हैं पीडीएफ के लिए, या आपकी किसी भी तरह की क्वेरी है उसके लिए, और फेसबुक पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। हम लोग मिलेंगे फिर से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।